हेलो जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउट नट लाइव पर। राधे राधे, नमस्कार जी। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं जन्म नियंत्रण तकनीक। एक अध्याय है हमारा जनन स्वास्थ्य, उसका मैं टॉपिक लेकर आया हूं। गुड आफ्टरनून है आप सभी को। तो आप में से कई बच्चे मेरे से पूछेंगे, सर 12:30 क्यों आए, 12 बजे क्यों नहीं आए? तो एक तो कई सारे इसके कारण थे। सबसे पहला, मैक्सिमम बच्चों ने बोला सर वही टाइम टेबल रहने देते, जो हमारे पास कमेंट्स आते हैं उसमें से फिल्टर हम करते हैं। कई बच्चों ने बोला सर 12:30 ही रहने देते हैं टाइम टेबल, ठीक है। कई बच्चों ने बोला सर हमारे स्कूल भी होता है तो थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, लगभग 12 बजे आते हैं तो 12:30 ही ठीक है, ठीक है। तो एक तो ये कारण था, फिर थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी, नहीं तो आज मैं 12 बजे आता और फिर आपको बता देता, आपको वेट ना करना पड़ता। चलिए माफ करिएगा इस चीज के लिए। रेगुलरली बेटा 12:30 ही क्लास चल रही है, ठीक है, क्योंकि अब आप ही के लिए है सब कुछ, तो आपकी तो सुननी पड़ेगी, तो इसीलिए 12:30 से ही कंटिन्यू करते हैं क्लासेस को, ठीक है। चलिए जी, तो ये जो अध्याय जो है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अगर देखा जाए इस अध्याय का स्टार्टिंग का जो 50% पोर्शन है उसमें बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे ही नहीं जाते हैं, बहुत कम, ठीक है। मैक्सिमम प्रश्न जो है इस अध्याय से नीट की दृष्टि से अगर देखें तो लास्ट के जो टॉपिक है, जन्म नियंत्रण तकनीक, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, या एसटीडी है ना, यौन संचारित रोग, ये वो, और बंध्याकरण तकनीक है ना। और बंध्याकरण का मतलब हम बोलेंगे किस तरीके से हम कहीं ना कहीं वो दंपति जोड़े जो बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं उनको किस तरीके से सहायता कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कुछ टॉपिक हैं इस चैप्टर के जो जिनसे प्रश्न आने की संभावनाएं हैं, होती हैं इस चैप्टर से। तो हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जन्म नियंत्रण तकनीक, है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, नीट निब्बा, ठीक है बेटा, ये भी मैं कराऊंगा, टेंशन ना लो। सर एनसीईआरटी की हाइलाइट्स करवाते हैं, इंग्लिश मीडियम में तो करवाते हैं, हिंदी मीडियम में नहीं करवाते हैं, टेंशन ना ले, ये भी करवाऊंगा, बस ये भी करवाऊंगा। इसका हम एक सेशन ऐसा चला देंगे जिसमें प्रतिदिन एक चैप्टर की हाइलाइट्स करवा दूंगा, ठीक है। तो 38 दिनों में, ठीक है, पूरे 38 चैप्टर की हाइलाइट्स, ठीक है। फायदा हो जाएगा, बोलो, मजा आ जाएगा ना। हाइलाइट्स भी करा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा दूंगा, टॉपिक जो पढ़ा रहा हूं वो भी चलेगा, मोटिवेशनल लेक्चर्स भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। बशर्ते आपको आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पूरा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। निब्बा निब्बी जो भी था, ये नाम जो था, नीट निब्बा निब्बी, ठीक है। चले स्टार्ट करें, आइए स्टार्ट करते बेटा जी। यहां पर आगे बढ़ने से पहले डाउटनेट पर सफलता बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप 9 से लेकर 12th क्लास की या जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस है, सब कुछ कराया जाता है यहाँ पर। कोई भी जानकारी लेनी है आप इस नंबर पर, अब तो रट गया होगा ये नंबर 01247158 मुझे भी रट गया, आप लोगों को भी रट गया होगा, है ना। चलिए ठीक है, तो इस पर संपर्क करिएगा अगर कोई भी जानकारी लेना है, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट बने तो जरूर जुड़िएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, और इसी के साथ लेकर आते हैं क्या, एक ऐसी चीज भी लाया हूं, रोज लाता रहूंगा, जरूरी है। जब पढ़े तो एक मोटिवेशन होना चाहिए ना। क्या लिखा हुआ है आप खुद पढ़ो, मैं नहीं पढ़ रहा, आप खुद पढ़िए, सोचिए। आपको अगर नीट क्लियर करना है तो आप ये मान के चल लीजिए कल नीट का एग्जाम है, तो जो आज आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको मतलब मान के चलिए कि यही टॉपिक से प्रश्न आने वाला है। मैंने ये चीज पहले भी बताई थी और आज मैं इसको लेकर भी आया हूं। क्या लिखा हुआ है, जब भी पढ़ाई करने बैठे तो ये सोचकर कि आखिरी बार पढ़ रहे हैं, आखिरी बार मतलब इन द सेंस कि कल एग्जाम है, आखिरी बार मतलब ये नहीं कि कल मरने वाले हैं, आखिरी बार इसलिए कि कल एग्जाम है, और इसी सोच के साथ तैयारी करेंगे तो अलग ही लेवल की तैयारी होएगी मेरे भाई। कोई सा भी एग्जाम हो बड़ी आसानी से पास हो जाएगा। ये कुछ कुछ चीजें हैं मैं जो इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि वो बच्चे जो थोड़े से ठंडे पड़ जाते हैं पढ़ाई करते हुए, उनके अंदर एक आग भभके, एक आग धधके, धबके भबके जो भी है ना,
कि भैया ये सोचकर पढ़ाई करो। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं जन्म नियंत्रण तकनीक सारी पढ़ेंगे, ये सोच, और क्वेश्चंस भी करेंगे। याद रखना लास्ट में क्वेश्चंस भी आएंगे ढेर सारे, ये मैंने आपको पहले भी बताया, लास्ट में क्वेश्चंस भी आएंगे ढेर सारे और पढ़ेंगे भी, सब कुछ करेंगे। तो ये सोच कर पढ़िएगा कि भैया कल है एग्जाम और आज ही आज में ये टॉपिक जो आज मैं पढ़ने वाला हूं आराम से समझ में आ जाए, आराम से याद में हो जाए, बस जय राम जी की, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास का क्या हुआ सर, वो मुझे भी पता करना है क्या हुआ। थी तो सही, क्यों नहीं हुई है देखना पड़ेगा एक बार, माफ करिएगा उसके लिए। ठीक है, अगर कोई चेंज होएगा तो आपको बता दिया जाएगा। जैसे YouTube पर आप जब जाते हैं तो वहां पर एक कम्युनिटी बॉक्स आता है, उस कम्युनिटी बॉक्स में आपको सारी न्यूज पता लग जाती है। हाँ जी, चलिए, तो आज सर नाम नहीं लिया, अरे बाबू ले यार, ये भी कर देते हैं। रमजान अली, गोलू गोल्डन, पवन यादव, 5 स्टार एजुकेशन, द नीट निब्बा, और आदित्य, कमल डोलिया, राजा खान, अर्शिता, द VTR, शिवांगी, कमल, कल्पना, ऋषु, अर्चना, पार्थ सर का लाडला, प्रीति, ठीक है, अर्चना, रंजन, रंजय, म्यूजिकल साइंस, सोफिया, चौधरी बाबू, खुशहाल, अनिकेत, इधर दिखाएं, हाँ जी, इमरोज, नंदलाल, खुशहाल, इट्स अनुज धाकड़, अर्श बाई, हाँ जी, ठीक है, आनंद पाल। चलें अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा फोकस करते बेटा जी पढ़ाई पर। आगे बढ़ने से पहले आपको पता ही है मैं क्या लेकर आता हूं, क्विज लेकर आता हूं। लेकिन आप मेरे से ये भी पूछेंगे सर इस चैप्टर में तो अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, फिर क्विज कैसा, पूछेंगे। नॉर्मल से प्रश्न है, मतलब जीके टाइप के प्रश्न है, जैसे जीके में प्रश्न होते हैं ना, बिल्कुल वैसे प्रश्न है ये। ठीक है प्रियंका, खुशी, नंदलाल, ठीक है। तो क्विज लेकर आ रहा हूं, तो इसका पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ फर्स्ट, लिंगानुपात का तात्पर्य क्या है? लिंग अनुपात क्या होता है? सेक्स रेशो होता क्या है? प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, दोनों कोई नहीं। आप YouTube पर पोल भी आता है, उस पोल पर आंसर भी दे सकते हैं। नहीं पवन, अभी नहीं होगी बेटा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चलिए, दूसरा, मानव जनसंख्या के सांख्यिकी अध्ययन को क्या कहते हैं? क्रोमोलॉजी, डेमोग्राफी, जनसंख्या विज्ञान, साइनोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन, मानव जनसंख्या का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? सर नमस्ते, नमस्ते भैया, नमस्ते, पहले आंसर करो। क्या बात है, के भारती, वेल डन। काजल सेन बिल्कुल सही है, सोनाली हिरवे बिल्कुल सही, आयुषी येड़े बिल्कुल सही। चले, कर लिया। आइए बेटा जी देखते हैं, बहुत ही जीके वाले प्रश्न थे, हालांकि है इसी अध्याय के, लेकिन बहुत ही सिंपल से प्रश्न थे मेरे भाई। क्या लिंग अनुपात क्या होता है? सेक्स रेशो क्या होता है? जो हरियाणा में बहुत कम है, केरला में बहुत ज्यादा है। क्या प्रति 1000 मेल्स में यानी पुरुषों में कितनी महिलाएं मिल रही हैं? इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कितनी महिलाएं, कितनी स्त्रियां, कितनी लड़कियां, कितनी फीमेल्स 1000 मेल्स में मिल रही है। नंबर ऑफ फीमेल्स डिवाइड बाय 1000 मेल्स, यानी 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं मिल रही है, वो क्या कहलाएगा? लिंग अनुपात। सिंपल सा था ये प्रश्न, बहुत सिंपल सा, जीके वाला प्रश्न था ना, लेकिन नीट में आ गया तो आ जाता है ऐसा। चलिए, दूसरा, मानव जनसंख्या का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बहुत सिंपल, क्या बोलते हैं मेरे भाई? डेमोग्राफी बोलते हैं। याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। हमारी जो जनसंख्या है, मनुष्य की जो जनसंख्या है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। ठीक है। रोहित बाबू अटारा, मुझे नहीं आइडिया मेरे भाई,
इस चीज का मुझे आइडिया नहीं है, मैं देखो हैंडल नहीं करता हूं ये सारी चीजें कि यूट्यूब पर कौन सी वीडियो, क्या वीडियो। अपन आते हैं, पढ़ाते हैं, बस खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, डाउटनट की एक बहुत बड़ी टीम है जो ये सारी चीजें रेगुलेट करती है। ठीक है मेरे भाई, केवल 1-2 लोगों की टीम नहीं है, 500 से ज्यादा लोगों की टीम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रेगुलेट करती है। आइए, मानव, ये हमारा हो गया है ये प्रश्न। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जनसंख्या विस्फोट। सबसे पहली चीज, जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या होता है? क्या बहुत सारे लोगों के बीच में सूतली बम रख देना और वो सूतली बम फट जाएगा और जनसंख्या का क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा। दिस इज जनसंख्या विस्फोट। क्या ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है? नहीं। जनसंख्या विस्फोट का मतलब सीधी सी बात है, बहुत तेजी से जनसंख्या का बढ़ना, बहुत तेजी से एक जाति के जीवों का बढ़ना, क्या कहलाएगा? उसकी जनसंख्या का विस्फोट। तो सबसे पहली चीज, जनसंख्या क्या होती है? यही नहीं पता कई लोगों को। सर ये जनसंख्या क्या होती है? मैंने बहुत सिंपल शब्द में बोला, जनसंख्या का मतलब क्या होता है? एक ही जाति के जीवों का समूह। जैसे मनुष्य एक जाति है, इस जाति के जीवों का जो समूह है, एक ही जाति के जीवों का समूह। ठीक है, उस समूह को, एक ही जाति के जीवों के समूह को हमने बोला है जनसंख्या। सिंपल। ठीक है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, सर ये जो जनसंख्या है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? मैंने अभी अभी आपको बता दिया सर, जनसंख्या का जो अध्ययन है उस अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी। आज बस ना एक काम करिए मेरे भाई, ध्यान से सुनिए। जो बातें कर रहे हैं मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, हालांकि स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बता दिया था। एक सिंपल सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर जहां पर भी बैठे हैं एक खाली जगह पर जाइए, हेडफोन लगा रखे, बिल्कुल शांत रूम में जाइए और सुनिए, बस सुनिए आज, और कुछ नहीं करना है, बस सुनना है। ठीक है, तो जनसंख्या का मीनिंग समझ में आ गया। एक ही जाति के जीवों का समूह क्या कहला रहा है? जनसंख्या। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहला रहा है? सर जी, डेमोग्राफी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। ये जो मानव की जो जनसंख्या है, यानी जनसंख्या मतलब एक ही जाति के जीवों का समूह, तो मानव जनसंख्या मतलब मनुष्यों की जनसंख्या है ना। तो जो मानव जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। मानव जनसंख्या का जो अध्ययन जो था वो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? माल्थस। कौन सा वैज्ञानिक था? माल्थस। वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मनुष्य की जनसंख्या का अध्ययन किया था। ठीक है, मानव की जनसंख्या का गणना, मानव जनसंख्या की गणना करना क्या कहलाएगा? जनगणना। मानव जनसंख्या का आकलन क्या कहलाएगा? जनगणना, सेंसस। ठीक है, सिंपल सी चीजें, सिंपल बिंदु है, बहुत सिंपल से बिंदु है। अब अगला बिंदु आ रहा है मेरे भाई कि मनुष्य की जनसंख्या अगर हम देखें, पूरे विश्व में अगर देखें, पूरे विश्व की अगर मैं बात करूं, तो विश्व में लगभग 1900 में लगभग 200 करोड़ मिल रही थी। किसकी? मनुष्य की। वहीं अगर मैं 2000 की बात करूं तो ये लगभग 600 करोड़ हो गई है, यानी 3 गुना बढ़ गई है। किसकी बात करी? विश्व की। वहीं अगर मैं भारत की बात करता हूं, लाल पट्टी आ रही है तो हटा दीजिएगा, भारत की बात करता हूं तो जब आजादी मिली थी, यानी 1947 की अगर बात करें, आजादी के समय की बात करें, और एवरेज लगभग 1950 के आसपास, ये लगभग 35 करोड़ थी। वहीं 2000 में अगर जब हम देखते हैं तो ये लगभग कितनी है? 100 करोड़ है। तो आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि एकदम तिगुनी हो रही है क्या? जनसंख्या। ठीक है, क्या हो रही है? 100 वर्षों में 3 गुना हो गई है, 50 वर्षों में 3 गुना हो गई है। ये भारत में देखा, ये पूरे विश्व में देखा। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि भैया जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। क्या? जनसंख्या का बढ़ना।
अब जनसंख्या बढ़ क्यों रही है, इसका कारण क्या है? तो एक मुख्य कारण है, वो है स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी होना। डॉक्टर्स अव्वल लेवल के आ गए हैं, तकनीकें बहुत ही अव्वल लेवल की आ गई है। जो लोग मर रहे थे, मरने की कगार पर थे, हम उनको बचा लेते हैं। जो बच्चे जो पैदा हो रहे थे, जो जन्म लेते समय मर सकते थे, उनको हमने बचा लिया। तो कहीं ना कहीं जन्म दर बढ़ रही है और मृत्यु दर कम हो रही है। जन्म दर बढ़ रही है, मृत्यु दर कम हो रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ रही है। अब इसका प्रकोप भी है। जनसंख्या अगर बढ़ती जाएगी तो इसके दुष्प्रभाव भी होंगे। इतनी सारी जनसंख्या में कहीं ना कहीं लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं नौकरियां नहीं मिलेगी तो मेरे भाई गरीबी आएगी। गरीबी आएगी तो दुष्प्रभाव पड़ेगा इसका हमारी हम बोलेंगे इंडिया में कहीं ना कहीं गलत काम होंगे, है ना, चोरी चकारी होएगी, अनपढ़ लोग ज्यादा होंगे क्योंकि शिक्षा का स्तर कम होता जाएगा। तो ये चीजें इसके दुष्प्रभाव है। अब यही सारी चीजें ना कहीं चैप्टर के स्टार्टिंग में दे रखी है, जो एक थ्योरेटिकल पोर्शन अगर हम बात करें। मेन चीज है वो ये कि भैया कहीं ना कहीं ये जो जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही थी, जिसको हमने बोला जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, बहुत तेजी से जनसंख्या का बढ़ना क्या कहला रहा है? जनसंख्या विस्फोट कहला रहा है। कैसे नियंत्रित करें इस जनसंख्या विस्फोट को, कैसे नियंत्रित करें? तो सीधे सीधे शब्दों में मैंने बोला कि जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के कई सारे उपाय हैं, जिसमें से दो मेन उपाय हैं। क्या? शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना। वो लोग जो अशिक्षित हैं, वो अपने घर में पूरी की पूरी टीम खोल के रखे हैं क्रिकेट की, 11-11, 12-12, 13-13, 14-14 बच्चे पैदा कर देते हैं। पहले की अगर मैं बात करूं, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अगर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं ये समझ पाएंगे कि आगे आने वाले भविष्य में लालन पालन करने के लिए कहीं ना कहीं कमाना तो पड़ेगा, और कमाना इतना आसान तो है नहीं। तो एक काम करो, ज्यादा बच्चे पैदा मत करो, थोड़े से करो, 2 करो या 3 करो मैक्सिमम। अभी तो बीच में आपने नारा भी सुना होगा, हम 2 हमारे 2। ये नारा और बदल गया, हम 2 हमारा 1। आगे आगे देखिएगा एनसीईआरटी लिखेगी हम 2 हमारा कोई नहीं। हाँ जी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है हम 2 हमारा कोई नहीं, तो फिर आगे वंश कैसे बढ़ेगा? ये बात भी गलत है ना। तो कुल मिलाकर बात जो आ रही है कहीं ना कहीं वो समझने वाली कि जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है, ये जनसंख्या इतनी तीव्र गति से जो बढ़ रही है, इसको नियंत्रित कैसे करें? तो सीधा सीधा मैंने बोला कि कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दिया जाए, जैसे अभी मिल रहा है। ऐसे बच्चे जो नहीं प्राप्त कर सकते थे शिक्षा, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यू ऑफ मनी जो है बहुत ज्यादा होती थी। नीट की प्रिपरेशन करने के लिए अगर मैं आज से पेंडेमिक से पहले की बात करूं, यानी जो कोरोना हुआ था उससे पहले की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं जो कोचिंग्स हुआ करती थी वहां पर बहुत भयंकर फीस हुआ करती थी। यस, होती थी भयंकर, मतलब यस ज्यादा फीस हुआ करती थी। 1-1 लाख, 1.5 लाख फीस हुआ करती थी नीट की प्रिपरेशन के लिए। हाँ, कोई बहुत ही जबरदस्त स्टूडेंट होता था तो उसको स्कॉलरशिप भी मिल जाती थी या थोड़ी सी फीस कम हो जाती थी, लेकिन इतनी तो नहीं ना कि हर बच्चे के लिए जहां 1-1 लाख फीस थी वो 8-8, 9-9 हजार रुपए हो जाए, नहीं ना। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये भी हो रहा है, स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हो रहा है। वो बच्चे जिनके पास शिक्षा की, अच्छी शिक्षा की कमी होती थी, शायद उनको अब अच्छी शिक्षा मिल भी रही है। तो ये तो देखिए हमारा काम है, अब कुछ आए हैं करने के लिए तो करके तो जाएंगे ना मेरे भाई। चलिए आइए टॉपिक की तरफ आते हैं। तो कुल मिलाकर बात जो आ रही थी, जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है, जनसंख्या इतनी तेजी से जो बढ़ रही है उसे नियंत्रित करना है। क्या करें सर? शिक्षा के स्तर को बढ़ा दीजिए। ठीक है, बढ़ा दिया। अब जो लोग शिक्षित हैं उन्हीं को ही तो पता लगेगा ना क्या कि जन्म नियंत्रण की कुछ तकनीकें होती हैं। मुद्दे पर आते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। क्या कि जन्म नियंत्रण जो है, इतनी तेजी से जो जनसंख्या बढ़ रही है, कैसे नियंत्रित करें? तो कहीं ना कहीं जन्म नियंत्रण कुछ तकनीकों की बात करते हैं, जिनसे ऐसा जन्म, ऐसे बच्चे जिनकी आवश्यकता नहीं है, उनको जन्म लेने से रोका जाए। ठीक है, तो कुछ जन्म नियंत्रण तकनीकों की बात करेंगे बेटा जी यहां पर। आइए बात करते हैं जन्म नियंत्रण तकनीकों की। देखिए, जन्म नियंत्रण तकनीक कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ ऐसी तकनीकें हैं जिनसे हम एक
अनैच्छिक बच्चे के जन्म को रोकेंगे। अनैच्छिक का मतलब जिसकी इच्छा नहीं है किसी दंपति को, उसको हमें कैसे पैदा होने से रोकना है। नहीं है वो तैयार अपने बच्चे के लालन पालन के लिए, तो क्या उपयोग में ले सकते हैं तकनीक, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरे भाई, जन्म नियंत्रण तकनीक जो है, हमने इनको दो कैटेगरी में बांटा है। एक होती है अस्थायी विधि, एक होती है अस्थायी विधि और एक होती है स्थायी विधि। कृपया करके मेरे साथ जो चार्ट मैं बनाऊंगा उस चार्ट को बना लीजिएगा ताकि याद रहे। एक होती है अस्थायी विधि और एक होती है स्थायी विधि। स्थायी विधि जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है नसबंदी, नसबंदी जिसको हम वेसेक्टॉमी भी बोलते हैं, जो नरों में होती है, ठीक है। और एक होती है नालबंदी जिसको हम ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं, जो मादाओं में होती है, ठीक है। बहुत सिंपल सी प्रक्रिया, अभी एक झटके में अभी समझा दूंगा और मैक्सिमम बच्चे जानते भी होंगे क्या होती है, ठीक है। पहले एक बार चार्ट बना लेते हैं। ये तो सर दो प्रकार की विधि है, कौन सी? स्थायी। अब अस्थायी जो है वो मेन है, उसका चार्ट थोड़ा सा बड़ा होएगा, तो हम पहले यहां पर अस्थायी जन्म नियंत्रण तकनीक जो है, अस्थायी विधियों की एक चार्ट सा बना लेते हैं और उस चार्ट को एक एक माइंड मैप को याद रखेंगे। अस्थायी विधि भी कई प्रकार की होती है, कई प्रकार की आपकी अस्थायी विधि है, जिसमें से सबसे पहली है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि। दूसरी है रोधक, तीसरी है रासायनिक, चौथी है आईयूडी, चौथी है क्या? आईयूडी। पांचवी है गर्भ निरोधक गोली, और छठी है अंतःरोपण, ठीक है। तो ये 6 विधियां हैं, 6 विधियां हैं जो आपकी अस्थायी विधि के अंतर्गत आती है। अब ये जो अस्थायी विधियां हैं इनको पढ़ेंगे हम एक एक करके। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। जन्म नियंत्रण तकनीक पढ़ने वाले हैं, दो प्रकार की होती है, एक होती है अस्थायी और एक होती है स्थायी। स्थायी का मतलब परमानेंट और अस्थायी का मतलब टेम्परेरी, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं देखना चाहूंगा क्या आप सीरियसली सुन रहे हैं मेरी बातों को, जरा एक बार मुझे दिखाएं। हाँ जी, क्या आप मेरी बातों को सीरियसली सुन रहे हैं या बातें बातें कर रहे हैं? हाँ जी सर, ऐप पर लाइव चैट का ऑप्शन क्यों नहीं आता? अच्छी बात है ना, नहीं आता। नहीं तो तुम वहां पर भी फिर लाइव चैट ही करोगे, हैं? हाँ जी, चले, आपने ये उतार लिया। सिंपल सा चार्ट है क्या कि भैया दो प्रकार की विधियां। एक ऐसी विधि, अब सुनिएगा, एक ऐसी विधि जिसमें हमने परमानेंटली, स्थायी रूप से एक दंपत्ति जोड़े को क्या कर दिया? जनन अयोग्य कर दिया। अब वो कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे। ध्यान से सुनना, वो कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे, वो चाहते ही नहीं थे बच्चा पैदा करना। मान लो एक दंपत्ति जोड़ा जिसने 2 बच्चे पैदा कर लिए, अब नहीं चाहते हैं वो आगे बच्चा पैदा करना, तो हमने उनके अंदर कुछ ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जिससे अब वो स्थायी रूप से जन्म को नियंत्रित कर लिए। स्थायी रूप से, परमानेंटली अब वो कभी भी जन्म नहीं दे पाएंगे किसको? बच्चे को। तो ऐसी विधि क्या कहला रही है? परमानेंट, यानी स्थायी विधि कहलाएगी किसकी? जन्म नियंत्रण की। सिंपल। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक नसबंदी और एक नालबंदी। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अस्थायी विधि देखते हैं। देखिएगा, आप में से कितने बच्चों को याद है, याद करिए, जब हमने नर जनन तंत्र देखा था मानव जनन अध्याय में, नसबंदी क्या होती है आपको याद आ रहा है? शुक्रवाहक था, वासा डिफरेंस थी या वास डिफरेंस नाम की कोई नलिका थी। याद करिए, वृषण से, और हम बोलेंगे वृषण कोश से बाहर आ गई थी, याद आ रही है? उदर गुहा में आई थी, और हम बोलेंगे मूत्र नलिका के ऊपर से एक फंदा लेकर नीचे की तरफ आई थी, याद आ रही है? वो शुक्रवाहक, याद आ रही है? तो बेटा जी, इस विधि में हम सिंपल सी बात कर रहे हैं क्या? जो शुक्रवाहक है, शुक्रवाहक जो है, उस शुक्रवाहक को काट कर बांध रहे हैं।
काटकर बांध दिया। किसको? शुक्रवाहक को। अब जरा सोचिए, शुक्रवाहक को काटकर अगर बांध दिया तो जो शुक्राणु आ रहे थे उनका पथ जो था वो तो बंद हो गया। अब शुक्राणु नहीं आ पाएंगे। शुक्राणु जब नहीं आ पाएंगे तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खत्म होते जाएंगे। ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन कहीं ना कहीं जरा सोचिए, वीर्य तो बनेगा ना? वीर्य बनेगा? नहीं सर, वीर्य नहीं बनेगा। वो जो तरल एक नर स्त्रावित करेगा या अपने शरीर से निकालेगा, अब वो वीर्य नहीं कहलाएगा, वो शुक्रीय प्लाज्मा कहलाएगा, सेमिनल प्लाज्मा कहलाएगा, जिसमें शुक्राणु नहीं होंगे। तो प्रश्न कई बार यह भी पूछा जाता है कि एक नर में अगर शुक्रवाहक उच्छेदन, इस प्रक्रिया को हम एक और नाम देते हैं क्या? शुक्रवाहक उच्छेदन होता है, यानी वेसेक्टोमी होती है, नसबंदी होती है, तो कहीं ना कहीं क्या वो नर अपने शरीर से वीर्य स्त्रावित करता है? मैं बोलूंगा हां करता है, लेकिन उस वीर्य में शुक्राणु नहीं होते हैं। सेमिनल प्लाज्मा होता है, वो सिर्फ शुक्रीय प्लाज्मा होता है, उसमें शुक्राणु नहीं होते हैं, क्योंकि वो पथ जो था वो तो हमने बीच में काट दिया है। उसी प्रकार सिंपल तरीके से हम बोलेंगे, जिस तरीके से नर में एक नलिका को काटकर बांध दिया था, उसी तरीके से मादा में भी एक नलिका को काटकर बांध दिया जाता है, जिसका नाम है फैलोपियन नलिका। जो फैलोपियन नलिका थी बाबू, हमने उसको क्या किया? हमने उसको काटा और उसको काटकर बांध दिया। अब जरा सोचिए, काटकर अगर बांध देंगे तो कहीं ना कहीं अंडे के पास शुक्राणु जाने से रुक गए। शुक्राणु नहीं पहुंचेगा अंडाणु के पास या द्वितीय अंडक कोशिका पास। जब नहीं पहुंचेगा तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं निषेचन नहीं होएगा। ये सिंपल सी प्रक्रिया है, क्या कहला रही है? नालबंदी, जिसको हमने ट्यूबेक्टोमी बोला। इसमें भी उच्छेदन हो रहा है। किसका? डिंबवाही उच्छेदन हो रहा है। खत्म, सिंपल सा था। यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है और इसमें नसबंदी में यानी शुक्रवाहक उच्छेदन में शुक्रवाहक को काटकर बांध दिया जाता है। ठीक है। अब कई बच्चे ये पूछते हैं, सर क्या ये प्रोसेस रिवर्सिबल है? रिवर्सिबल है, जो आपने काटकर बांध दिया था क्या वापस से जोड़ सकते हैं? बहुत ही कम, बहुत ही कम। हमारी एनसीईआरटी साफ साफ बोलती है क्या? ये रिवर्सिबल प्रक्रिया नहीं है, यानी रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अलग टॉपिक से हटकर जाएं तो यस, कुछ केसेस में हुआ है, कुछ केसेस में कुछ एक्स्ट्रा ट्यूब्स का इस्तेमाल करके उन दोनों नलिकाओं को जोड़कर वापस से पुनः जोड़ दिया जाता है। लेकिन हमें तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है, इसीलिए तो हमने इसको स्थायी तरीका बोला, अस्थायी थोड़ा ना बोला। अब जरा सोचिए, अगर वापस से जोड़कर वापस से जोड़ दिया जाता तो वापस से वो जनन कर सकता था, फिर तो ये भी अस्थायी विधि हो जाती। तो हमें एनसीईआरटी के अनुसार चलना है। हमें साफ साफ याद रखना है, ये स्थायी तरीके हैं जिसमें स्थायी रूप से परमानेंटली हमने एक नर को और एक मादा को एक दंपति जोड़े में या तो दोनों या दोनों में से कोई एक क्या कर दिया? जनन अयोग्य कर दिया है। ये प्रक्रिया क्या कहला रही है? स्थायी रूप से जन्म का नियंत्रण। हाँ जी, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। एग का फॉर्मेशन होगा, शुक्राणु का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल होगा। आप नलिका को काट रहे हैं, आप वृषण और अंडाशय को थोड़े ना काट रहे हैं। तो एग वेग सब बनेगा, शुक्राणु वक्राणु सब बनेंगे, सब बनेगा। बस आपने पथ को ही तो काट दिया, खत्म। ठीक है बेटा। अब एक एक दिन में एक एक चीज आएगी ना बेटा। 360 में से 360 कैसे आएंगे? आएगा ये भी। पहले पढ़ ले तभी तो 360 में से 360 लाएगा ना। चल, अब बात करते हैं अस्थायी विधि की। आइए, अस्थायी विधियां जो है बेटा, ये अस्थायी विधि जो है ये कुल मिलाकर 6 प्रकार की थी, जिसमें सबसे पहली हम पढ़ने वाले कौन सी? प्राकृतिक विधि। आइए, सबसे पहले कौन सी विधि पढ़ने वाले हैं? प्राकृतिक विधि। अब पहले तो ये मीनिंग को आपको समझना पड़ेगा, अस्थायी विधि का मतलब क्या था। अस्थायी विधि का मतलब कि कुछ समय के लिए एक जोड़े ने, एक दंपत्ति जोड़े ने अपने आप को बच्चा पैदा करने से रोक लिया, कुछ समय के लिए, है ना। टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब कुछ समय के लिए, परमानेंटली नहीं, टेम्परेरी यानी अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए अपने आप को रोका, क्या करने से? बच्चा पैदा करने से। अब इन तकनीकों का इस्तेमाल करके हो सकता है वो, तो ऐसी विधि क्या कहलाएगी? अस्थायी विधि। लेकिन क्या वो बाद में अगर इन विधियों का इस्तेमाल ना करें तो क्या वापस से जनन कर सकते हैं? यस, इसीलिए तो हमने इनको क्या बोला? अस्थायी विधि। तो अस्थायी विधि का मतलब कुछ समय के लिए रुकावट हो गई थी। क्या? किस चीज के लिए? जन्म को नियंत्रित करने के लिए हमने रोक लिया,
खत्म। जब इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वापस से वो क्षमता आ जाएगी क्या करने की, जनन करने की। तो सबसे पहली अस्थायी विधि देखने वाले हैं बेटा जी कौन सी, प्राकृतिक विधि। बेटा ये प्राकृतिक विधि जो है ये पुनः 3 प्रकार की है। ये जो प्राकृतिक विधि जो होती है ये भी वापस से 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आवधिक आत्म संयम, आवधिक आत्म संयम, अंतरित मैथुन, ठीक है, और तीसरा स्तनपान अनार्तव। अब आप जरा इन 6 विधियों को देखिए। इन 6 विधियों में ना कहीं हम कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई ना कोई युक्ति इस्तेमाल करेंगे। चाहे वो कोई गोली हो, चाहे वो कोई एक युक्ति हो, चाहे वो कुछ रसायन हो, चाहे वो कुछ हम बोलेंगे भौतिक या मैं बोलूंगा कुछ फिजिकल डिवाइस हो, कुछ ना कुछ तीली के समान संरचनाएं हो। यानी कुल मिलाकर ये जो विधियां है ना ये एक तरह से कृत्रिम है, जहां पर हम किसी ना किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये जो विधि है इसमें किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप ही प्राकृतिक रूप से एक नेचुरली हमारे अंदर मिल रही है, जिसका अगर इस्तेमाल करें तो जन्म नियंत्रण हो सकता है। कैसे, देखिएगा। हमने बोला प्राकृतिक विधि जो है जिसमें कोई युक्ति का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो आप बोलेंगे फिर क्या हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, इनको अंग्रेजी में भी नाम बता दूं, पीरियोडिक एब्सेंस, पीरियोडिक एब्सेंस, ठीक है, कॉइटस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड, विड्रॉल मेथड, विड्रॉल मेथड या कॉइटस इंटरप्टस, और आखिरी जो है दैट इज लैक्टेशन एमिनोरिया, ठीक है। तो ये अंग्रेजी में भी लिख दिया सर जी, ये हिंदी में भी लिख दिया। अब तुरंत इनका मीनिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले है आवधिक आत्म संयम, आवधिक आत्म संयम, ठीक है, बहुत सिंपल सा। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कहीं ना कहीं एक मादा के अंदर जो आर्तव अवस्था चल रही थी, जिसमें जो मध्य दिन जो था, है ना, उस मध्य दिन में अंडोत्सर्ग हो रहा था और ज्यादा से ज्यादा चांसेस जो थे वो निषेचन के क्या थे, इस दिन पर हो रहे थे। मैंने बोला एक दंपत्ति जोड़ा है, एक दंपत्ति जोड़ा है, एक लड़का एक लड़की है, एक स्त्री एक पुरुष है, ठीक है। उन्होंने अपने आप को मैथुन प्रक्रिया से रोक लिया या मैथुन करने से रोक लिया। कब? 10 से लेकर ये लगभग 17 दिन का ये जो अवकाश जो था, इतना। जिस दिन अंडोत्सर्ग होता है मध्य दिन से पहले कौन सा, 12वां 13वां और 13वां 12वां 11वां, 10 11 12 13 14 फिर 15 16 और 17, ठीक है। तो ये जो 7 दिनों का जो समय जो था, एक हफ्ते का जो समय जो था, इस दिन पर, इन दिनों पर इन्होंने सहवास करने से या मैथुन करने से, संभोग करने से अपने आप को रोक लिया। अब जरा सोचिए, एक नर जब मादा के साथ मैथुन या सहवास या संभोग नहीं करेगा तो सीधी सी बात है वीर्य सेचन नहीं होएगा, वीर्य सेचन नहीं होएगा तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं निषेचन नहीं होएगा। सिंपल, खत्म। क्या इसमें कोई युक्ति का इस्तेमाल किया? नहीं। क्या इसमें कोई डिवाइस का इस्तेमाल किया, कोई रसायन का इस्तेमाल किया? नहीं। तो सीधी सी बात ही अपने आप को रोक लिया। आत्म संयम, आत्म का मतलब खुद, अपने अंदर संयम रख के दोनों ने अपने आप को रोक लिया। क्या करने से? मैथुन करने से। इस ड्यूरेशन में 10 से 17 तक, खत्म। ये था क्या? आवधिक आत्म संयम। नाम में अंग्रेजी में क्या आ रहा है? पीरियोडिक एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब कोई चीज नहीं हो रही है। कब? एक निश्चित पीरियड में। कौन से पीरियड में? ये 10 से लेकर 17 दिनों का ये जो काल जो था, इस दिन नहीं हो रहा है, खत्म। दूसरा था बेटा जी अंतरित मैथुन। इसको मैं यहीं पर ही बता देता हूं। मैं सिंपल सी बात बताता हूं, क्या कि मान लो, अब अंतरित मैथुन की बात हम करने वाले। मान लो यहां पे विड्रॉल का मतलब होता है अपने आप को रोकना,
ठीक है, तो आप बोलेंगे सर यहां पर भी तो रोका था। मैंने कहा बिल्कुल रोका था। यहां पर किस चीज के लिए रोक रहा है, ध्यान से सुना। अब इस परिस्थिति जो है, ये वाली जो परिस्थिति है, इसमें क्या हो रहा है, एक दंपति जोड़ा जो है वो मैथुन कर रहा है। बिल्कुल हम मान लेते हैं यहां पर जो एक पुरुष और एक स्त्री जो है, जो दंपति जोड़ा जो है वो मैथुन तो कर रहा है, वो मैथुन तो कर रहा है। और मैथुन की जब अंतिम अवस्था जब आती है, जब एक नर वीर्य सेचन करने ही वाला है, किसमें, मादा योनि में, उस टाइम पर वो अपने लिंग को यानी शिशन को मादा शरीर से बाहर निकाल लेता है और वीर्य सेचन करने से रोक लेता है। यानी मैथुन के दौरान वीर्य सेचन नहीं करता। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला, अंतरित मैथुन। यानी मैथुन प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन मैथुन प्रक्रिया का जब अंतिम समय आएगा, जब वीर्य सेचन करने वाला है एक पुरुष, उसने अपने आप को रोक लिया, अपने लिंग को मादा शरीर से बाहर निकाल लिया, तो वीर्य सेचन, इंसेमिनेशन नहीं होएगा, वीर्य मादा शरीर में नहीं आएगा। लेकिन यह विधि आप बोलेंगे बहुत अच्छी होती है, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये जो अंतिम समय जो होता है, ये चरम समय जो होता है, ये एक तरीके से चरम सुख का अनुभव करता है। किसको, एक नर को भी और एक मादा को भी, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। इसीलिए ये जो विधि जो होती है, इसमें चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं किस चीज के, जन्म नियंत्रण के। ठीक है, सिंपल सा था, कौन, अंतरित मैथुन। नेक्स्ट, स्तनपान अनार्तव। जरा सोचिए, नाम में क्या आ रहा है, स्तनपान, यानी एक महिला अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है, दूध पिला रही है। जैसे ही प्रसव हुआ, एक महिला अपने बच्चे को दुग्धपान करा रही है, अपने बच्चे को दूध पिला रही है। अब आप मुझे बताएं, लगभग 4 से 5 महीने तक एक महिला जो अपने बच्चे को लैक्टेट करा रही थी, अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, उसके अंदर लगभग 4 से 5 महीने तक क्या आर्तव चक्र होते हैं, नहीं। तो वो ड्यूरेशन, लगभग 4 से 5 महीने की वो ड्यूरेशन, बच्चा पैदा होने के बाद, प्रसव के बाद 4 से 5 महीने तक आर्तव चक्र क्या है, बंद है। अब बाबू जरा सोचिए, अगर आर्तव चक्र अगर बंद है तो अंडोत्सर्ग नहीं होएगा, और अंडोत्सर्ग अगर नहीं होएगा तो इस ड्यूरेशन में अगर कोई दंपति जोड़ा संभोग कर भी लेता है, वीर्य सेचन हो भी जाता है, तो क्या होएगा, द्वितीय अंडक तो निकला ही नहीं, चांसेस है ही नहीं किसके, निषेचन के। तो 4 से 5 महीनों का जो काल होता है, इसमें हम जन्म को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से नियंत्रित कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये 3 ऐसी विधियां थी, प्राकृतिक विधियां थी, जिसमें हम किसी युक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बेटा एक बच्चा पूछता, सर 6 महीने तक नहीं होता। देख मेरे भाई, ये फीमेल टू फीमेल डिपेंड करता है, ये एक बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये शरीर की कार्यकी पर डिपेंड करता है। हो सकता है वो 2 महीने का भी हो जाए, यस, 2 महीने बाद भी कई फीमेल्स में प्रसव के बाद आर्तव तक चालू हो जाते हैं, कईयों में 6 महीने तक नहीं होते हैं। तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन द इंटरनल फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल। ये किस पे, आंतरिक कार्यकी पर डिपेंड करेगा, किसकी, मादा की आंतरिक कार्यकी पर। ठीक है, क्योंकि आर्तव चक्र कौन रेगुलेट कर रहा है, हार्मोन्स। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये हमारी 3 विधियां थी, किसकी, प्राकृतिक विधि की, जिसमें कोई युक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर जिनमें कृत्रिम विधियां हैं, जिनमें हम कुछ ना कुछ युक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई किसकी, रोधक की। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, रोधक की। आइए देखते हैं, जिनको हम बैरियर मेथड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ बैरियर मेथड हैं जो आप में से जो कहीं जानते होंगे, लेकिन नाम बोलने में कई बार शर्म भी आती है और कहीं ना कहीं सुनकर भी शर्म आती है। क्यों आती है, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। जो आप अगर आगे डॉक्टर बन जाएंगे तो क्या शर्माएंगे क्या, नहीं ना। तो कुल मिलाकर कुछ बैरियर मेथड्स है, कुछ रोधक होते हैं। जैसे सबसे पहला कंडोम, जिनको कॉन्डम्स बोलते हैं। ठीक है, ये मैं बोलूंगा लेटेक्स के आवरण होते हैं। लेटेक्स का क्या होता है, आवरण होता है। ठीक है, जिसको एक नर जो है अपने बाह्य जननेंद्रिय पर चढ़ाता है। कब,
ड्यूरिंग संभोग, जिससे कहीं ना कहीं जो वीर्य है वो मादा योनि में कहीं ना कहीं उसका सेचन ना हो। सिंपल भाई, कहीं ना कहीं एक नर ने वीर्य सेचन करना था, हमने उसको वीर्य सेचन करने से रोक लिया, लेकिन वो मैथुन कर सकता है। कैसे? हमने एक आवरण जो है उसको यूज में ले लिया है, अब शिशन के ऊपर चढ़ा लिया एक नर ने, जिससे कहीं ना कहीं वो मैथुन तो कर सकता है लेकिन उसका वीर्य जो है मादा योनि में सेचन नहीं होएगा। तो ये जो रोधक होता है, एक बैरियर होता है जो कहीं ना कहीं निषेचन को रोकता है। ठीक है, अब बात आ रही है क्या ये मादा यूज में लेती है कि नर यूज में लेता है? ये जो शब्द जो है ये नर के लिए यूज में आता है, वही ऐसा ही लेटेक्स का आवरण जब मादा यूज में लेती है, अपने योनि भाग में यूज में लेती है, तो उसे हम बोलते हैं फेमिडोम। ठीक है, तो कॉन्डम इन फीमेल्स इज कॉल्ड फेमिडोम। तो कॉन्डम नर में, फेमिडोम मादा में, खत्म। इतना सा था, सिंपल सा था। ठीक है सर, ये रोधक आपने पहला बताया, कॉन्डोम और फेमिडोम लेटेक्स के बने हुए हैं, एक रबड़ से बने हुए, रबड़ के आवरण है। और भी कोई होते हैं क्या रोधक? यस, एक और रोधक होता है, एक और रोधक होता है, दिखाता हूं आपको। देखिए यहां पर कुछ दिख रहे हैं। ठीक है, नाम लिखा हुआ है डायाफ्राम, इधर लिखा हुआ है कैप और इधर लिखा हुआ है वॉल्ट। जी हां, कौन कौन सा? डायाफ्राम, सर्विकल कैप बोलते हैं, सर्विकल कैप और वोल्ट। अब सबसे पहली चीज तो ये समझनी है कि भैया ये जो युक्तियां जो है, ये जो रोधक संरचनाएं जो है, ये कौन इस्तेमाल करता है? क्या ये नर इस्तेमाल करता है? नहीं, ये मादा इस्तेमाल करती है। नर नहीं, कौन? मादा इस्तेमाल करती है। ठीक है, कौन? मादा। किसका? डायाफ्राम का। कैप, कैप मतलब सर्विकल कैप, और वॉल्ट कैप यानी सिर्फ वॉल्ट। ये वॉल्ट है, ये कैप है, ये डायाफ्राम है। ठीक है, अब आइए इसको समझते हैं ये है क्या। देखिए डायाफ्राम एक बड़ा सा इस तरीके से संरचना थी। ठीक है, और हमारा जो कैप जो है वो एक निप्पल के जैसी, जैसे बच्चों जब दूध पीते हैं तो दूध की जो बोतल होती है उसमें निप्पल होता है ना, बिल्कुल उसके जैसी संरचना थी। और वॉल्ट जो होता है वो डायाफ्राम जैसा ही होता है, बस उससे थोड़ा सा आकार में छोटा होता है। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर सिंपल सी बात थी, ये डायाफ्राम है, ये वॉल्ट है और ये सर्विकल कैप है। ठीक है, ये भी यहां पर दिखा भी रखा है। अब बात आ रही है इनको समझना, क्या इस्तेमाल कौन करने वाली है? मादा। कहां पर इस्तेमाल करने वाली है? तो सपोज एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछूं कि भैया ये गर्भाशय, ये काय था, इसके अंदर हमने क्या लगा दिया? ये डायाफ्राम लगा दिया। ठीक है, सिंपल सा था। सर ये सर्विक्स वाला भाग जो था, ये कौन है? सर्विकल कैप जो है, ये सर्विक्स वाला भाग, सर्विक्स याद आ रहा है? ग्रीवा भाग था, सर्विक्स बोला था हमने उसके गर्भाशय के अंतिम भाग को। उसके अंदर हमने ये क्या लगा दिया है? सर्विकल कैप। ये ठीक है, और योनि भाग में हमने वॉल्ट लगा दी है। मतलब इन तीनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आ रही है, जरा सोचिए, ये युक्तियां ये भी लेटेक्स की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? लेटेक्स की। जैसे कॉन्डम्स, फेमिडोम्स जो थे ये भी लेटेक्स के बने हुए हैं, ये भी लेटेक्स की बनी हुई है। ठीक है, ये भी रबड़ के आवरण ही तो है। ठीक है, ये भी तो आवरण ही तो है। ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल कौन कर रही है? मादा इस्तेमाल कर रही है। डायाफ्राम को यहां पर लगाया जाएगा काय वाले भाग में, सर्विकल कैप को बेटा जी आपके सर्विक्स वाले भाग में, और वॉल्ट को आपके योनि वाले भाग में लगा दिया है। बस अब जरा सोचिए, ये एक अवरोधक नहीं है। सोचिए यहां पर वीर्य सेचन अगर हो गया, यहां से लाल पट्टी तो नहीं आ रही है, यहां पर अगर वीर्य सेचन हो गया तो वीर्य में शुक्राणु ऊपर बढ़ पाएंगे? नहीं, बीच में एक अवरोधक का काम कर दिया है। लेटेक्स क्या होता है बाबू? तूने बचपन में रबड़ नहीं देखा? रबड़ है, रबड़ देखा? रबड़, रबड़ का आवरण है बस। ठीक है, तो जरा सोचिए, क्या ये एक अवरोधक की तरह कार्य कर रहे हैं? हाँ जी सर, ये एक अवरोधक की तरह कार्य कर रहे हैं। ये था हमारा दूसरा मेथड। कौन सा मेरे भाई? यहां पर
अस्थायी विधि का कौन सा रोधक। सिंपल है, सिंपल तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट तीसरा है रासायनिक। तीसरा कौन सा है? रासायनिक। आइए जल्दी से पढ़ते हैं कौन सा। ये हमारा क्या हो गया है? अवरोधक हो गया। अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं कौन सा? रासायनिक। तीसरा कौन सा देखते हैं? रासायनिक देखते हैं। यहीं पर ही देख लेते हैं तीसरा रासायनिक। ध्यान से सुनना, तीसरा जो मेथड जो है रासायनिक, उसको मैं यहीं पर ही बता रहा हूं क्योंकि उसका इस्तेमाल यहीं पर ही होने वाला है। यहीं पर ही होने वाला है। कहां पर? इनमें होने वाला है। किन में? इन अवरोधकों में, इनमें। क्या? ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसे रसायन जैसे जिंक सल्फेट, बोरिक अम्ल, दो रसायन याद रख लेना, जिंक सल्फेट और बोरिक अम्ल। ये कुछ ऐसे रसायन हैं जो अगर शुक्राणु के संपर्क में आते हैं तो शुक्राणु का भक्षण कर देते हैं, शुक्राणु को नष्ट कर देते हैं। सर जी जय माता दी। हाँ जी जय माता दी। एमटीपी भी है, यस एमटीपी भी है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक में आ जाता है वो भी, लेकिन वो इसीलिए नहीं किया जाता कि जन्म को नियंत्रित किया जाए, लेकिन हाँ अनैच्छिक अगर गर्भकाल, अनैच्छिक गर्भधारण हो जाता है तो उसको खत्म करने के लिए हम एमटीपी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ निरोध भी बोलते हैं जी, इस कॉन्डम को निरोध भी बोलते हैं। ठीक है चल। हाँ जी हम बात कर रहे थे बेटा जी यहां पर रासायनिक विधि की। हमने बोला कि भैया ये दो रसायन याद रख लेना। अब ये जो दो रसायन है, या तो ये पेस्ट के रूप में, या आपने देखा होगा कई बार लोग जब दाढ़ी वाड़ी बनाते तो फोम इस्तेमाल करते हैं, फोम, उस फोम के रूप में, झाग जो होती है ना, पेस्ट के रूप में, क्रीम के रूप में, फोम के रूप में। क्या क्या? पेस्ट के रूप में, या क्रीम के रूप में, या फोम के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है इन रसायनों का। या तो ये रसायन पेस्ट के रूप में होंगे, क्रीम के रूप में होंगे, या फोम के रूप में होंगे, और इनको ध्यान से सुनना, इनको लगा दिया जाता है इसके अंदर, इसके अंदर लगा दिया। अब जरा सोचिए, इसके अंदर लगा दिया, किसके अंदर लगा दिया? सर जी डायाफ्राम के अंदर लगा दिया। मैंने कहा ठीक है। या सर सर्विकल कैप में लगा दिया। मैंने कहा और भी बढ़िया। वॉल्ट में लगा दिया या सर्विकल कैप में लगा दिया, डाल दिया अंदर, रसायन डाल दिए ये वाले। अब क्या होएगा? सर ये रसायन, ये देखिए यहां पर ये रसायन हमने डाल दिए, या तो पेस्ट के रूप में थे, या क्रीम के रूप में थे, या फोम के रूप में थे, हमने अंदर लगा दिए, लेप लगा दिया, लेप लगा दिया है। ठीक है, और इसको फिट कर दिया किसके अंदर? मादा के अंदर। अब क्या होगा? सर शुक्राणु आएंगे, आएंगे। अगर वीर्य से चुनो, पहली बात तो शुक्राणु के जाने का जो पथ है, एक तो वो रोक दिया हमने, यानी एक ही तीर से दो निशाने कर दिए। क्या? शुक्राणु आ रहे हैं, उनको जाने से रोक दिया। कैसे? इन रबड़ की युक्तियों के द्वारा। हाँ जगह भी नहीं है जाने की, और मान लो कोई शुक्राणु छुपते छुपाते अगर निकलने की कोशिश भी कर रहा है, तो यहां पर क्या बैठे हैं? यहां पर ये रसायन बैठे हैं। वो रसायनों के जैसे संपर्क में आएगा, ये रसायन उनको खत्म कर देंगे। किनको? शुक्राणुओं को। ये रसायन क्या कहलाते हैं? स्पर्मिसाइड। इन रसायनों को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिसाइड बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा सुसाइड, खुद को मार लेना, पेट्रिसाइड अपने पिता को मार देना, मेट्रिसाइड अपनी माता को मार देना, होम्योसाइड पूरे परिवार को मार देना, फोइटिसाइड कहीं ना कहीं एक शिशु को मार देना या गर्भ में पल रहे बच्चे को मार देना, है ना, और स्पर्मिसाइड स्पर्म को मार देना। समझ में आया? तो जहां जहां साइड आ गया ना, साइड 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 मार दो। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? पेस्टिसाइड होता है, वीडीसाइड होता है, खरपतवार होती है, कीटनाशक होते हैं ना। तो उसी तरीके से यहां पर सर शुक्राणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पर्म, SPERM। ये जो ना स्पर्म, ये होता है शुक्राणु, और साइड लगा दो तो कहीं ना कहीं शुक्राणु की हत्या। ठीक है, चले रुमाना फातिमा, समझ में आ गया? शुक्राणु नाशक। ओए होए होए होए, बिल्कुल सही बोला, शुक्राणु नाशक।
रोशन सोनी, क्या समझ में नहीं आ रहा है तेरे को? अच्छा मुझे एक बात बता, कीटनाशक नाम सुना? कीटनाशक छिड़कते हैं, कीटों को मार देते हैं। शुक्राणु नाशक क्या होंगे? जो शुक्राणु को मार देंगे। ये रसायन है जो शुक्राणु नाशक है। हमने क्या किया, इनकी एक क्रीम ले ली, क्रीम के रूप में थे ये, है ना, और हमने इन युक्तियों के अंदर लेप लगा दिया। और ये युक्तियां, अब ऐसा नहीं कि तीनों के तीनों लगा दी जाएंगी, कोई एक युक्ति एक मादा के अंदर लगा दी, या तो उसके गर्भाशय के काय भाग में लगा दी जैसे डायाफ्राम, या सर्विक्स भाग में लगा दी, ग्रीवा में कौन सर्विकल कैप ये, या हमने कहां लगा दी, योनि भाग में लगा दी कौन वोल्ट, खत्म। ठीक है। अब बात आ रही है, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर बिना रसायन के भी लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ज्यादा और बेहतर तरीका चाहिए तो लगा दो ना मेरे भाई, रसायन लगा दो, क्या दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बात ये आ रही है, क्या इनसे इन्फेक्शन भी होता है? यस, इनका दुष्प्रभाव भी पड़ता है आंतरिक संरचना पर। आप बाहरी केमिकल्स को लगा रहे हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। सर आपके सर पे कुछ लगा है? नहीं कुछ नहीं लगा है। चल मेरे भाई, ये चीज समझ में आ गई। ये थी कौन सी विधि? तीसरी। मेरे को सारी विधि पढ़ानी है तो फोकस करें पढ़ाई पर, ध्यान से सुनिएगा। ये थी कौन सी विधि मेरे भाई? तीसरी विधि कौन सी थी? रासायनिक। तो सबसे पहली कौन सी देखी? प्राकृतिक विधि। 3 प्रकार थे, तीनों बताए। फिर कौन सी देखी? रोधक। 2 प्रकार के रोधक बताए, एक कॉन्डोम फेमिडोम जो नर और मादा में, और फिर डायाफ्राम, सर्विकल कैप और वोल्ट जो सिर्फ मादा में। फिर तीसरी बताई रासायनिक, कुछ ऐसे रसायन जो जेलीज के रूप में, फोम के रूप में, क्रीम के रूप में, पेस्ट के रूप में कहीं ना कहीं इस्तेमाल किए जाते हैं उन युक्तियों में, डायाफ्राम, सर्विकल कैप और वोल्ट में। अब बात आ रहे हैं, मेन जो प्रश्न आते हैं इनसे आते हैं, इन 2 से आते हैं, वो पढ़ते हैं। क्या? IUD और गर्भ निरोधक गोली। आइए बेटा जी, यहां पर हम बात करने वाले किसकी? IUD की। कौन सी विधि है ये? चौथी विधि है, IUD। फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो याद रखना, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अंतः गर्भाशय युक्ति, अंतः गर्भाशय युक्ति। देखिए नाम से इतना तो पता लग रहा है कि कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं, कुछ ऐसी युक्तियां हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको कहां पर लगाया जाएगा? गर्भाशय के अंदर लगाया जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। पहला बिंदु, कहां यूज में लिया जाएगा? इनका यूज कहां पर आएगा? गर्भाशय के अंदर। दूसरा, कौन लगाएगा? एक मादा अपने आप लगा लेती है? नहीं, चिकित्सकों द्वारा लगाया जाएगा, यानी डॉक्टर के लगाया जाएगा। ठीक है। कहां पर? गर्भाशय में। सिंपल। अब बेटा ये जो IUD जो होती है, नाम तो समझ में आ गया सर, IUD है यानी कुछ ऐसी युक्तियां, कुछ ऐसी डिवाइस है, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो गर्भाशय में लगा रहा है। कौन लगा रहा है? अपने आप लगा नहीं रही है मादा, कौन लगा रहा है? डॉक्टर लगा रहा है। सर कर क्या रही है? आइए देखिए, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये जो IUD है ये होती है 3 प्रकार की। इनके कार्य के आधार पर ये होती है 3 प्रकार की। सबसे पहला, औषधि रहित। औषधि रहित। ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज समझ में आएगी। जो जानते थे अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। जो नहीं जानते हैं उनकी चीजें क्लियर हो रही है, खत्म। अब अगर आप बातें करेंगे तो बेटा जी उसका तो कोई इलाज नहीं है। सर क्या मेल कोई कॉन्डम के अलावा और कोई युक्ति यूज में नहीं कर सकता? अगर होएगी तो बता दूंगा ना मेरे भाई। सबसे पहली, अच्छा ये IUD कहां पर इस्तेमाल की जाएंगी? मेल तो यूज में करेगा नहीं ना खुशहाल, क्योंकि गर्भाशय में लगाई जा रही है। नरों में गर्भाशय तो होएगा नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है जहां नर की बात होगी बता दूंगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस की क्वेश्चंस भी होते हैं। औषधि रहित। दूसरा, कॉपर मोचक। तीसरा, हार्मोन मोचक। तो 3 प्रकार की आपकी IUD है, औषधि रहित, कॉपर मोचक और हार्मोन मोचक। अब देखिए प्रश्न मैक्सिमम जो पूछे गए हैं नीट में इस टॉपिक से वो ये पूछे गए हैं, क्या? इनके उदाहरण ध्यान से सुन लीजिएगा। उदाहरणों से प्रश्न पूछे गए हैं मेरे भाई।
कौन सी उपरोक्त में से आईयूडी औषधि रहित आईयूडी है, कौन सी कॉपर मोचक आईयूडी है, कौन सी हार्मोन मोचक आईयूडी आप जानते हैं, फिर भी सुन लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल लिपिस, लिपिस लूप, इसके एग्जाम्पल कॉपर मोचक के कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, इसके एग्जाम्पल प्रोजेस्टा, प्रोजेस्टा सर्ट और LNG-20, जहां पर LNG की फुल फॉर्म है लिवोनोगेस्टेरॉल, लिवोनोगेस्टेरॉल। नाम याद रखने के लिए एक लैपटॉप आता है कंपनी का लेनोवो, उससे याद रख लेना लेवोनो, वो लिवोनोगेस्टेरॉल, वो लेनोवो है, लिवोनोगेस्टेरॉल LNG-20। ठीक है, तो ये उदाहरण आपने किसी भी हालत में याद रखने हैं क्योंकि प्रश्न मैक्सिमम यहां से पूछे गए हैं। ठीक है, अब कई बच्चे हैं जो अभी से ही डॉक्टर बनने की फिराक में हैं, जब डॉक्टर बनने का समय आएगा तब पढ़िएगा कि सर ये LNG का मतलब क्या है, ये 7 का मतलब क्या है, ये T का मतलब क्या है, 365 का मतलब क्या है यहां पर। तो बाबू जब आएगा तब जरूरी होएगी, जब चीज जरूरी होगी तब वहां पर पढ़ना। अभी जो चीज जरूरी है उसको याद करके खत्म करो, टाइम दूसरी चीजों में यूटिलाइज करो, जो चीजें नहीं पता उनको यूटिलाइज करो, है ना। हाँ जी, इनका मीनिंग हम एक बार देख लेते हैं। औषधि रहित का मतलब क्या था, देखिए एक ऐसी आईयूडी जो स्टील से बनी हुई है, एक ऐसी आईयूडी जो स्टील से बनी हुई और यहां पर लगा दी, एक स्टील से बनी हुई आईयूडी जो है वो हमने यहां पर गर्भाशय में लगा दी है। ये भी एक आईयूडी है, ये भी एक आईयूडी है, ये भी हमने यहां पर लगाई। लेकिन ये आईयूडी कहीं ना कहीं निकाल रही है कुछ रसायन, क्या कॉपर आयन, ये निकाल रही है क्या कुछ रसायन, क्या हार्मोन, ये निकाल रही है क्या कुछ नहीं, ये निकाल रही है क्या कुछ नहीं। डीएन वाले भैया को भी हंसी आ गई, क्या कुछ नहीं निकाल रही है, क्या ये कोई औषधि, कोई रसायन, कोई केमिकल, कोई कॉपर, कोई हार्मोन कुछ नहीं निकाल रही। जब ये कुछ निकाल ही नहीं रही है तो हमने बोला ना कि कोई रसायन औषधि नहीं निकाल रही, इसलिए बोला औषधि रहित। ये केवल क्या है, यहां पर लगा दी है, शुक्राणु आएंगे, संपर्क में आएंगे तो एक अवरोधक की तरह कार्य कर रही है, लेकिन लगाई कहां पर है, गर्भाशय में। तो आप बोलेंगे सर फिर इनको हम अवरोधक नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, लेकिन लगाई कहां पर है, गर्भाशय में लगाई है। एक युक्ति इस्तेमाल की गई है गर्भाशय में लगाने के लिए जो औषधि रहित थी, कुछ नहीं निकाल रही है, बस एक पाथ जो था ना, पाथवे जो था उसको रोक रही है, शुक्राणुओं को जाने से रोक रही है। तो ये एक औषधि रहित आईयूडी थी। बस एक ही प्रश्न बनता है नीट में, सिर्फ इतने से, क्या उपरोक्त में से प्रश्न आएगा, उपरोक्त में से औषधि रहित आईयूडी कौन सी है, लिपिस लूप। याद कर सकते तो याद कर लीजिएगा। मोचक का मतलब रिलीज करना, रिलीज का मतलब तो समझ में आता है ना, स्त्रावित करना, निकालना। ठीक है, तो कॉपर मोचक आईयूडी का मतलब, जैसे आपने नाम सुना होगा संकट मोचक हनुमान, सुना है ना, संकट मोचक। संकट मोचक जो आपके संकटों को हर लेते हैं, आपके संकटों को खत्म कर देते हैं, आपके संकटों को निकाल देते हैं। तो निकालना इज रिलीजिंग, क्या मोचक, ऐसी आईयूडी जो कॉपर आयन स्त्रावित करेगी, खत्म। ठीक है, ऐसी आईयूडी जो हार्मोन स्त्रावित करेगी, यानी यहां पर मैंने यहां पर ये कॉपर आईयूडी लगा दी, कॉपर टी, कॉपर 7, अब ये यहां पर कॉपर निकाल रही है, या हार्मोन निकाल दी तो यहां पर हार्मोन निकाल रही है। अब सर प्रश्न आएगा हार्मोन कौन से निकालेगी, कॉपर क्या कार्य करेगा, आइए समझते हैं बेटा जी। यहां पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो इधर देखिए, ये है आपकी कॉपर टी एंड कॉपर, ये है आपकी हार्मोनल। इस तरीके से ये कॉपर टी है और ये आपकी हार्मोनल आईयूडी है। ठीक है, तो वो बच्चे जो बार बार बोलते हैं सर कैसी दिखती है, कैसी दिखती है, वास्तव में ऐसी दिखती है ये। ठीक है, मोचक मतलब मुक्त करना, हां मेरे भाई, बस। ठीक है, सर हमें तो लगा था ये कॉपर की बनी होती है, नहीं, ये कॉपर रिलीज कर रही है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो कॉपर टी, कॉपर 7, कॉपर मोचक का मतलब होता है स्त्रावित करना। ये जो कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375 जब हम लगा देंगे इनको, तो ये क्या करेंगी,
तो ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, यहां पर जो कॉपर मोचक आईयूडी जो होती है, फटाफट ध्यान से सुनिएगा, जो कॉपर मोचक आईयूडी जो है ये कॉपर स्त्रावित करेंगी, कॉपर आयन स्त्रावित करेंगी। ठीक है सर, कॉपर आयन स्त्रावित कर दिए। सर आगे मैंने आपसे बोला जब कॉपर आयन स्त्रावित होंगे, यहां से अगर मान लो शुक्राणु आते हैं तो शुक्राणु किसके संपर्क में आएंगे? सर कॉपर के। मैंने कहा हाँ, तो कॉपर करेगा क्या? अब हमारी बुक में एक सीधी सीधी लाइन दे रखी है, हालांकि वो आपने याद करनी है, लेकिन उसको समझाना भी तो जरूरी है। हमारी बुक में लिखा हुआ है ये जो कॉपर जो होता है ये शुक्राणु की गति को खत्म कर देता है। शुक्राणु की जो गति होती है उसको संदमित कर देता है। संदमित का मतलब रोक देना, कम कर देना। संदमित का मतलब कम कर देना। अब मतलब क्या है जरा सोचिए, यहां पर जब शुक्राणु आएंगे, देखिए यहां पर जब शुक्राणु आएंगे, संपर्क में आएंगे कॉपर आयन के, तो कॉपर क्या कर रहा है? उनकी गति को रोक रहा है। कैसे? ये तो बताया नहीं। तो आंसर याद रखना, ये जो कॉपर जो होता है मेरे भाई, ये कॉपर जो होता है ये इन शुक्राणुओं के जो मध्य खंड में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उन माइटोकॉन्ड्रिया को नष्ट कर देता है। सोचना। हाँ जी, सानिया शर्मा, बातें नहीं, बताएं जरा जल्दी से। कहीं ना कहीं मैंने क्या बोला, ये जो कॉपर जो है ये कहीं ना कहीं शुक्राणु का जो मध्य खंड था, उस मध्य खंड में जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उन माइटोकॉन्ड्रिया को नष्ट कर देता है, उनका ऑक्सीकरण करवा देता है, उन माइटोकॉन्ड्रिया को नष्ट कर देता है। अब जरा सोचिए, माइटोकॉन्ड्रिया अगर नष्ट हो जाएंगे तो क्या कम हो जाएगा? ऊर्जा। ऊर्जा कम हो जाएगी तो गतिशीलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और गतिशीलता अगर कम हो गई तो शुक्राणु पहुंच नहीं पाएंगे किसके पास? द्वितीय अंडक के पास, तो निषेचन नहीं हो पाएगा। ये था सिंपल सी बात। हाँ जी, ये थी सिंपल सी बात। क्या कि कॉपर मोचक आईयूडी जो कॉपर स्त्रावित कर रही थी, ये शुक्राणु की गति को संदमित कर देती है। कैसे? शुक्राणु के अंदर ऊर्जा के निर्माण को कम कर देती है। कैसे? शुक्राणु के माइटोकॉन्ड्रिया को धीरे धीरे क्या करती जाती है? नष्ट करती जाती है। उन माइटोकॉन्ड्रिया का जो एपरेटस जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना होती है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। ये होता है मेरे भाई। हाँ जी सर, रास्ते में ही निपट जाएंगे। यस, रास्ते में ही निपटा दिया। बताएं। थैंक्स फॉर दिस सर। बातें मत करो सानिया। अभी लास्ट में विमला, लास्ट में। सर आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। बेटा आप सभी मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बस बातें मत करो और थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है? चलिए, हाँ, मोशन जो है वो स्लोली स्लोली होएगा, स्लोली 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 स्लोली, अब वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। चलिए, ये तो था कॉपर मोचक आईयूडी। दूसरा है हार्मोन मोचक आईयूडी। सर हार्मोन मोचक आईयूडी क्या निकाल रही है? मैंने कहा मेरे भाई हार्मोन मोचक आईयूडी जो है वो हार्मोन निकाल रही है। सर कौन से हार्मोन निकाल रही है? मैंने कहा दोनों हार्मोन निकाल रही है। कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। सर ये क्या करेंगे? सर जी ये क्या करेंगे? आपको याद आ रहा है? आपको याद आ रहा है? दिमाग लगाइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा। जिन्होंने आर्तव चक्र पढ़ा था, उस आर्तव चक्र में 4 अवस्थाओं में जो आखिरी अवस्था थी पित्तपिंड अवस्था, मेनली यहां पर ये जो हार्मोन निकलता है वो प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। मेनली, मुख्य रूप से मेन हार्मोन कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है? ये जो हार्मोन जो था ये पित्तपिंड अवस्था थी, स्त्रावी अवस्था थी, उसमें निकला था प्रोजेस्टेरॉन। याद करिए, कॉर्पस ल्यूटियम निकाल रही थी ना। लेकिन सोचिए, ये प्रोजेस्टेरॉन जब कम हो गया था, आर्तव चक्र अब दूसरा स्टार्ट हुआ था, LH का स्तर कम हो गया था, FSH का स्तर कम हो गया था, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्तर कम हो गया था, तभी तो अंतःगर्भाशय भित्ति टूटी थी। याद आ रहा है? अब जरा सोचिए, किसी मादा ने इसका इस्तेमाल किया, हार्मोन मोचक आईयूडी का। ये जो हार्मोन निकल रहे हैं ये क्या करेंगे? सर ये हार्मोन मेरे भाई, सोचो अपने ऊपर एग्जांपल लो, बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी से। मतलब हंसी भी आएगी, लेकिन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जो लड़कियां वो आसानी से समझ जाएंगी, लड़कों को बहुत ज्यादा हंसी आती है, वो सुनना।
सपोज मैं एक लड़की हूं और हार्मोन मोचक आईयूडी का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब ये आईयूडी से क्या निकल रहे हैं? हार्मोन। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। आर्तव चक्र जो था उसकी जो पहली अवस्था थी रजोस्त्राव अवस्था, जिसमें हार्मोन्स का स्तर कम हो रहा था कि नहीं हो रहा था। और ये जो आईयूडी है ये दबा के हार्मोन निकाल रही है। जरा सोचिए, अगर ये दबा के हार्मोन निकालेंगी और आर्तव चक्र में आर्तव स्त्राव करने के लिए हार्मोन्स का स्तर तो कम चाहिए था, ये हार्मोन बढ़ा कर दे रही हैं, तो ये हार्मोन क्या करेंगे मेरे भाई? ये जीएनआरएच को क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे। किसको प्रेरित करेंगे? सर इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। जी हां, इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेस्टेरोन की बढ़ी हुई मात्रा जीएनआरएच को प्रभावित करेगी, और जीएनआरएच को प्रभावित करेगी क्या? इसकी मात्रा को निकलने से रोकेगी। ये जब नहीं निकलेगा तो एलएचएफएसएच नहीं निकलेगा। एलएचएफएसएच नहीं निकलेगा तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का, तो मैं बोलूंगा एलएच और एफएसएच जब नहीं निकलेगा, तो जरा सोचिए, एलएच जब नहीं निकलेगा एलएच का स्तर बहुत कम होता जाएगा, एफएसएच का स्तर जब बहुत कम होता जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, बस थोड़ा सा। जिनको आर्तव चक्र याद है बहुत झटके एकदम जल्दी से समझ में आएगा। मेरे अंदर, मैं मादा थी, मेरे अंदर कहीं ना कहीं आईयूडी इस्तेमाल करी, हार्मोन निकाल रही। हार्मोन कौन सा? मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन गया और जीएनआरएच के स्तर को कम कर दिया। जीएनआरएच के स्तर को अगर कम कर दिया तो कहीं ना कहीं एलएच का और एफएसएच का स्तर कम हो गया, क्योंकि जीएनआरएच ही तो प्रभावित कर रहा था एलएच और एफएसएच को निकालने के लिए। जब एफएसएच नहीं निकलेगा तो याद करिए, अगले आर्तव चक्र में प्राथमिक पुट्टिका से ग्रेफिन पुट्टिका बनाने के लिए क्या चाहिए था? एफएसएच। एफएसएच नहीं निकलेगा तो ग्रेफिन पुट्टिका का निर्माण नहीं होगा। ग्रेफिन पुट्टिका का निर्माण नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन तो वैसे ही कम हो जाएगा। ये एलएच भी नहीं निकल रहा तो कहीं ना कहीं अंडोत्सर्ग नहीं होगा। मेरे भाई सोच समझकर मुझे बताएं, क्या अंडोत्सर्ग पर प्रभाव पड़ेगा? हाँ। अंडोत्सर्जन होगा? नहीं होगा। और अगर हो भी गया गलती से तो क्या अंतःरोपण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये थी। सर एलएच बढ़ जाएगा। अरे बांगड़ू, एलएच कम हो जाएगा। बढ़ क्यों जाएगा? हाँ जी आदित्य, ऊपर से गया ना? गया ना ऊपर से? एलएच और एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक देता है। वेरी गुड खुशहाल, बहुत अच्छे। कैसे हो गुरुजी? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। अरे वाह, कैसे हो? आओ किसी दिन चाय पर बैठेंगे, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। अरे पढ़ लो रे बालक। समझ में आ गया? वेल डन डॉक्टर दीपिका भारती, वेरी गुड। नहीं सर सब समझ गए, वेरी गुड, नीट व्लॉग। ये आदित्य बाबू को बहुत नींद आ रही है, सो जा बेटा सो जा। यस सर, बांगड़ू का मतलब नटखट शैतान। बस ऐसे ही बालकों को मैं बांगड़ू बांगड़ू बोलता रहता हूं। अच्छा लगे तो ले लेना, नहीं लगे तो फेंक देना। चलिए जी, तो हार्मोन मोचक आईयूडी ने हार्मोन निकाला। ये हार्मोन आपको याद होना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। पित्तपिंड अवस्था जब चल रही थी तो प्रोजेस्टेरोन निकला हुआ था ना, और वो प्रोजेस्टेरोन क्या करता था? जीएनआरएच के स्तर को कम कर देता था, जिससे एलएच एफएसएच नहीं निकलते थे। अभी तो पित्तपिंड अवस्था चल रही थी ना। लेकिन पित्तपिंड अवस्था कब खत्म होती है? जब प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है और जीएनआरएच का स्तर बढ़ जाता है। यही तो था ना। पित्तपिंड अवस्था जब खत्म हुई थी तो क्या हुआ था? प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो गया था, क्योंकि जीएनआरएच का स्तर बढ़ गया था। जीएनआरएच ने एलएच एफएसएच निकाल कर रजोस्त्राव अवस्था चालू कर दी थी। अब अगर इसी का उल्टा कर दूं, मैं प्रोजेस्टेरोन के स्तर को बढ़ा दूं तो जीएनआरएच का स्तर कम हो जाएगा। जीएनआरएच का स्तर कम हो गया तो एलएच एफएसएच का स्तर कम हो जाएगा। एलएच एफएसएच का स्तर कम हो गया तो आर्तव चक्र जो है वो प्रेरित होएगा, कहीं ना कहीं अंडोत्सर्ग होएगा नहीं, इंप्लांटेशन होएगा नहीं, खत्म, सिंपल। तो ये थी हार्मोन मोचक आईयूडी, ये थी कॉपर मोचक आईयूडी। बेटा ये थी आईयूडी। अब इसमें एक और चीज याद रखनी, आपसे पूछा जाएगा भारत में ज्यादातर महिलाएं कौन सी जन्म नियंत्रण तकनीक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं फेवरेटली? तो याद रखना, भारत में जो महिलाएं हैं वो मुख्य रूप से इस तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, भारत में महिलाएं इस तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करती है, ज्यादातर करती है।
अरे ज्यादातर करती है भैया, ज्यादातर करती है। ठीक है, याद रखना। तो यहां पर जितनी भी युक्तियां हम देखने वाले हैं, ये जो कृत्रिम युक्तियां हम देख रहे थे मेरे भाई, इन कृत्रिम युक्तियों में फीमेल्स ज्यादा से ज्यादा क्या फेमिडोम यूज में लेती है, क्या सर्विकल कैप, डायाफ्राम, वोल्ट यूज में लेती है, या रासायनिक विधियों को यूज में लेती है, या आईयूडी को यूज में लेती है, या गर्भ निरोधक गोलियों को यूज में लेती है, या अंतरोपण को यूज में लेती है। सबसे ज्यादा क्या यूज में लेती है? आईयूडी। बस इतनी सी बात। अब आ जाते हैं गर्भ निरोधक गोली की। बहुत ही सिंपल सा है, जल्दी से खत्म करते हैं मेरे भाई गर्भ निरोधक गोली भी। आइए फटाफट पढ़ते हैं गर्भ निरोधक गोली। यहां तक हो गया था। नेक्स्ट इज कौन सा था? छठा, गर्भ निरोधक गोली, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कुछ नहीं, सेम टू सेम हार्मोन मोचक आईयूडी की तरह होती है। सर फिर फर्क क्या? हार्मोन मोचक आईयूडी जो थी वो एक युक्ति थी जो गर्भाशय में लगाई जा रही थी। ये गोली है जो खाई जा रही है, बस और कुछ नहीं। वो एक युक्ति थी, एक डिवाइस थी जो गर्भाशय में लगाई जा रही थी, जो हार्मोन रिलीज कर रही थी टाइम टू टाइम। ये क्या है? एक गोली है जो खाई जा रही है, खत्म, है ना। अब ये जो गोलियां जो होती है बेटा जी, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है सूक्ष्म गर्भ निरोधक गोलियां, माइक्रो पिल्स बोलते हैं, सूक्ष्म गर्भ निरोधक गोलियां। एक होती है सूक्ष्म गर्भ निरोधक गोली और एक होती है दीर्घ गर्भ निरोधक गोली। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? इनको बोलते हैं हम माइक्रोपिल्स, इनको हम बोलते हैं मैक्रोपिल्स। बस इतना सा फर्क है कि ज्यादातर ये जो गोलियां जो होती है, इनमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भरा रहता है, जबकि ये जो गोलियां होती हैं इसमें दोनों हार्मोन्स होते हैं। कौन से? प्रोजेस्टेरॉन भी और एस्ट्रोजन भी। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का संयोजन होता है इन गोलियों में, और इनमें जो होता है बेटा जी कौन होता है? प्रोजेस्टेरॉन होता है। एग्जाम्पल जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, ये जो बाय 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 फ्रेंड्स लिख रहे हैं ना, ये बने ही नहीं है बेटा जी। ये जितने भी बच्चे ना, ये जो बाय फ्रेंड बाय फ्रेंड बाय फ्रेंड, आए क्या करने थे? ढोक लगाने आए थे क्या? हैं? बस बातें ही बातें, बातें ही बातें, बातें ही बातें। सानिया शर्मा, नहीं मानोगी तुम? क्लास से चाहती हो निकलना? नहीं पढ़ना, कहीं और जाकर बातें करो। जो यहां पर पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो। हाँ जी, दीर्घ गर्भ निरोधक गोली का एग्जाम्पल एक है माला डी और एक है माला एन। माला डी, माला एन, ये दो एग्जाम्पल है किसके? गर्भ निरोधक गोली। कौन सी? मैक्रोपिल्स, दीर्घ गर्भ निरोधक गोली। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन, जिससे मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं, जिसका नाम है सहेली। सहेली एक ऐसी गर्भ निरोधक गोली है जिसकी खोज, जिसको बनाया गया था लखनऊ। हाँ जी, यूपी वाले भैया, यूपी वाले भैया, लखनऊ, यूपी वाले भैया, जय गंगा मैया, है ना। कहां पर? लखनऊ में। लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है, एक रिसर्च सेंटर है, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहां पर लखनऊ में साइंटिस्ट ने इस गर्भ निरोधक गोली का निर्माण किया था। और दोनों में फर्क क्या है, इससे भी प्रश्न आता है। ये कैसे कैसे ली जाती है बेटा जी? ये गर्भ निरोधक गोली हफ्ते में एक बार ली जाती है, हफ्ते में एक बार ली जाती है।
जबकि ये कैसे ली जाती है, याद रखना, ये हालांकि ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन हमारी जो बुक बोलती है हमें उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ये लगातार 21 दिन तक ली जाती है। फिर उसके बाद 7 दिन के लिए, जब रजोस्त्राव होने वाला होता है उस टाइम पर 7 दिन तक रोक दी जाती है। फिर वापस से फिर से चालू कर दिया जाता है। यानी 28 दिन का जो आर्तव चक्र था ना, उसमें 7 दिन तक रोका गया जब माहवारी होती है, यानी जब कहीं ना कहीं रजोस्त्राव होता है उस टाइम पर रोक दिया जाता है, फिर 7 दिन तक लगातार लिया जाता है। तो ये थी दीर्घ गर्भ निरोधक गोली माला डी माला एन, ठीक है। और ये थी सहेली जो CDRI, यहां से प्रश्न बनता है जिसे हफ्ते में एक बार लिया जाता है। खत्म। जी, इसका एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में आता है। जी हां खुशी, बिल्कुल सही है। क्लियर है? चले आगे। ये थी गर्भ निरोधक गोली। कार्य क्या करेगी? अरे भैया अभी तो बता दिया, हार्मोन भरे पड़े। ये हार्मोन क्या करेंगे आप अच्छे तरीके से जानते हैं। GnRH के स्तर को कम करेंगे, LHFSS नहीं निकलेगा, LHFSS नहीं निकलेगा। प्रभु आप जानते हैं आर्तव चक्र पर प्रभाव पड़ेगा, अंतरोपण नहीं हो पाएगा, गर्भ अंडोत्सर्ग नहीं होएगा, अंडे का निर्माण नहीं हो पाएगा। खत्म। आखिरी जो है, 7वीं जो है, वो है अंतरोपण। अब साहब ये अंतरोपण क्या होता है? इसको हम इम्प्लांट्स बोलते हैं, या कई जगह नॉर प्लांट्स भी लिखा होगा, ठीक है। क्या होता है? कुछ इस तरीके से 6 से 7 माचिस की तीली जैसी संरचना होती है जो त्वचा के नीचे लगा दी जाती है। क्या? 6 से 7 माचिस की तीली जैसी संरचना होती है। ठीक है, माचिस की जो तीली होती है उसके जैसी संरचना होती है, और ये संरचना जो है इसको हम इम्प्लांट कर देते हैं, प्रत्यारोपण कर देते हैं। इनका हम क्या कर देते हैं? प्रत्यारोपण कर देते हैं। प्रत्यारोपण का मतलब तो समझ में आ रहा है ना? ट्रांसप्लांट बोल, नाम सुना होगा, ट्रांसप्लांट है ना। प्रत्यारोपण कर देते हैं कहां? त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे। और ये लगभग 5 साल तक काम करती है, 5 वर्ष तक काम कर रही है। अब आपका प्रश्न होएगा, सर इनमें मिल क्या रहा है? ये लगा तो दिया आपने 6 माचिस के तीली जैसी संरचना, क्या ये आग लगा देंगे क्या अंदर? तो ये जो माचिस के तीली जैसी जो संरचना है, जिनका हमने प्रत्यारोपण कर दिया, कहां? त्वचा के नीचे कर दिया है, स्किन के नीचे कर दिया है, लगभग 5 साल तक काम कर रही हैं। प्रभु इनके अंदर भी भरे पड़े हैं क्या? हार्मोन। इनके अंदर भी भरे पड़े हैं हार्मोन, और वही हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। वही हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। नॉर प्लांट्स बोलते हैं इनको हम, नॉर प्लांट्स, जिनका हम क्या कर रहे हैं? त्वचा के नीचे इम्प्लांट कर रहे हैं। ठीक है, भरे पड़े हैं क्या बेटा? इनके अंदर भी क्या? हार्मोन, और जो लगभग इतने वर्षों तक की चल रही है। तो ये थी बच्चों आज जो हमने पूरी पढ़ी है। क्या मेरे भाई, एक बार वापस से दिखा देता हूं। 2 प्रकार की विधियां थी जन्म नियंत्रण की, एक अस्थाई और एक स्थाई। स्थाई 2 प्रकार की, अस्थाई इतने प्रकार की। ये सारे प्रकार जो है ये आज हमने देख लिए हैं। आई होप सारी की सारी चीजें याद आ गई होंगी, रिवाइज हो गई होंगी, सारी की सारी चीजें पुनः याद आ गई होंगी जो पढ़ी हुई थी इस चैप्टर से। ये लास्ट में एक और डायग्राम है जो मैं वापस से बताना चाहूंगा। ये शुक्रवाहक उच्छेदन, शुक्रवाहक को काटकर बांध दिया। ये डिंब वाहन यानी फैलोपियन नलिका का उच्छेदन, जिसमें हमने फैलोपियन नलिका को काटकर बांध दिया था। ये थी बेटा जी आपकी स्थायी विधियां थी, इससे पहले अस्थायी विधियां थी। आज का लेक्चर इतना ही था। अब क्या? अब आएगा, अच्छा ये तो बताया ही नहीं। जिससे काटते हैं वो ये यंत्र यहां पर मैं लाया था, इनसे काटकर बांध दिया जाता है। चल अब क्या? अब है आप वापस से कल की तरह रेडी? वेल डन, बहुत अच्छे लाडला, बहुत ही बढ़िया। जो स्टेरॉइड से नहीं बनी हुई है, नॉन स्टेरॉइडल, समझ में आया? क्या आप तैयार हैं? लेकर आ जाए प्रश्न। बोलो 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 बोलो, जल्दी से जल्दी से
मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। वही टाइमर चलेगा, जल्दी से आंसर देना है। बोलो कितने एक बच्चे हैं अभी क्लास में, बताओ। ले आऊं टाइमर, ले आऊं, चलाएं, स्टार्ट करें? हाँ जी, बस थोड़े से समय में फटाफट क्वेश्चन करने, ज्यादा समय नहीं, थोड़े से में मजा आ जाएगा। सर जी आइए, मजा आ जाएगा, आइए 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 आइए। हाँ जी चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ फर्स्ट। प्रोजेस्टेरॉन का अकेला या एस्ट्रोजन के साथ एक गर्भ निरोधक के रूप में उपयोग किस प्रकार से हो सकता है? केवल अंतःरोपण, केवल इंजेक्शन, गोलियां, इंजेक्शन, अंतःरोपण या केवल गोलियां? चलिए जी, समय हुआ समाप्त। सीधा सीधा प्रश्न था। वो दो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स को आप यूज में ले रहे थे, कहां यूज में ले रहे थे? केवल अंतःरोपण में था क्या? नहीं। अच्छा, इंजेक्शन मैंने नहीं बताया था, इंजेक्शंस भी लगते हैं। किसके बेटा जी? आपके डीपो प्रोवेरा बोलते हैं इनको, कहीं ना कहीं इंजेक्शंस लगते हैं, याद रखिएगा। किसके? इनके हार्मोन्स के। तो गोलियों में था? हाँ था। इंजेक्शंस के द्वारा भी हो सकता है, यस हो सकता है, और अंतःरोपण में भी हो सकता है। करेक्ट आंसर इज 3। अरे वाह, मजा आ गया। कई बच्चों ने सी आंसर लगाया, वेल डन। अच्छा, पोल आता है, उस पोल पर आंसर भी कर दिया करे। पोल पर ये आंसर कर सकते हैं, पोल पर आंसर कर दिया करो भैया, जो यूट्यूब पर हो अभी। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके सामने आता हुआ, निम्न में से किस गर्भ निरोधक तरीके में हार्मोन भूमिका निभाता है? हार्मोन भूमिका निभा रहे हैं इनमें से किस में से? लगभग वैसा ही प्रश्न है, सोच समझ कर करिएगा। ठीक है, आप लोग YouTube पर जो है वो पोल पर क्लिक कर दीजिएगा, अपने आंसर को क्लिक करके ही हो जाता है। हाँ, क्लिक कर दिया करें। ठीक है, ये भी एक फैसिलिटी है। चलिए, टाइमर हो गया समाप्त। जल्दी से मुझे बताएं, गर्भ निरोधक तरीकों में जहां पर हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है, स्तनपान, अनार्तव, गोलियां, आपातकालीन गर्भ निरोधक। हाँ जी, रोधक विधियों में तो नहीं था ना, कॉन्डोम फेमिडोम में तो नहीं था ना हार्मोन। कॉपर टी आ गया। अरे भैया, कॉपर टी में हार्मोन थोड़ी ना था। रोधक विधि फिर यहां पर आ गई, इसमें होगा नहीं। देखिए, रोधक विधि याद आ रही है ना? रोधक विधि में क्या हमने हार्मोन इस्तेमाल किया था? नहीं ना। तो ये तो सरासर डी ऑप्शन गलत। यहां पर कॉपर टी आ गया, का कॉपर टी ने कहीं ना कहीं हार्मोन निकाला था क्या? नहीं। फिर वापस से रोधक विधि। बस इस तरीके से 3 ऑप्शन तो गलत हो गए। बचा कौन हमारा? ये पहला क्या? स्तनपान अनार्तव। जरा सोचिए, स्तनपान अनार्तव कौन सा थी? एक प्राकृतिक विधि थी। आप बोलेंगे सर प्राकृतिक विधि थी, उसमें कौन सा हार्मोन हमने इस्तेमाल किया था? हमने नहीं किया था, लेकिन क्या प्राकृतिक रूप से हार्मोन नहीं निकल रहे थे, जिनके कारण ही तो आर्तव चक्र बंद थे? दिमाग लगाओ। तो स्तनपान के समय एक महिला में आर्तव चक्र क्यों बंद थे? क्योंकि हार्मोन ही तो नहीं निकल रहे थे। तो यस, हार्मोन इस्तेमाल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, गोलियों में हो रहे हैं। आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां होती है बेटा जी कुछ, जिनको आपातकालीन इमरजेंसी की कंडीशंस में लिया जाता है, जैसे रेप के केस में या अनवांटेड सेक्सुअल कांटेक्ट के केस में लिया जाता है। ठीक है, जिनको हम आईपिल नाम से जानते हैं। चलिए, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। ये था इसका आंसर। ठीक है, हो गई गलती। चलिए, अगला प्रश्न आता हुआ तीसरा, हार्मोन मोचक अंतःगर्भाशय युक्तियों का चयन करें। ये तो आप कर लेंगे, जल्दी से बताएं हार्मोन मोचक आईयूडी कौन सी है इनमें से? जल्दी से बोलिए। विमला कीर बोल दीजिए, फिर यहीं पर ही बोल दीजिए। जब फोकस क्वेश्चंस पर कर रहे हैं, फिर वापस से वही चीज, फोकस नहीं है क्वेश्चन करने पे। हार्मोन मोचक अंतःगर्भाशय युक्ति कौन सी है? जल्दी 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 जल्दी। हार्मोन 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 हार्मोन। राजा कुमार मुखिया, कैसे काम चलेगा? हार्मोन पूछा। अरे भैया, हार्मोन के 2 उदाहरण बताए थे, प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20। खत्म। प्रोजेस्टासर्ट यहां पर है, लेकिन मल्टीलोड 375 कॉपर मोचक थी। वोल्टस नाम कुछ बताया नहीं। लिपिज लूप आपकी औषधि रहित थी। खत्म। सी आंसर था इसका, सी। ठीक है, आकांक्षा अनुराग, सी आंसर है। प्रोजेस्टासर्ट LNG बोला था, लाल रंग से स्पेशल हाईलाइट करके बोला था। उदाहरण याद रख लेना, हार्मोन मोचक के, कॉपर मोचक के, औषधि रहित के बोला है। फिर काहे गलती करते हो? चौथा,
कॉपर मोचक आईयूडी में कॉपर आयनों का क्या कार्य था? फटाफट करिए, जल्दी से करिए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। कॉपर मोचक आईयूडी में कॉपर का कार्य क्या था? कॉपर 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 क्या कार्य कर रहा था? बताया था आपको कॉपर क्या कार्य कर रहा है, जल्दी से। ये शुक्राणु की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता कम करता है, ये युग्मक जनन को रोकता है, ये गर्भाशय को रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाता है, ये अंडोत्सर्ग को संदमित करता है। सोचिए क्या कर रहा था कॉपर? चलिए बिल्कुल सही है, कॉपर जो था वो शुक्राणुओं की गतिशीलता को खत्म कर रहा था, बिल्कुल सही है, वेल डन। ये वाला आप में मैक्सिमम बच्चों का सही है। चलो इतना तो भरोसा आया कि आप लोगों ने ध्यान से सुना है। आइए पांचवा, आवधिक संयम के दिन कौन से थे? आवधिक संयम जो था वो कौन से दिन के बीच में था? यानी एक पुरुष ने और एक स्त्री ने अपने आप को रोका था मैथुन करने के लिए। कौन से दिन के बीच में? उस आर्तव चक्र के कौन से दिन के बीच में? 10 से 11, 10 से 17, 17 से 20, 20 से 28। ये लो, धड़ाम से आंसर लगा दिया रेखा सैनी ने, वेल डन। अरे बाबा, ये हुई ना बात, अब आया है मजा, अब आ रहा है मजा। मतलब मजा कब आता है? जब आपका नाम नहीं दिखता। नाम क्यों नहीं दिखता? क्योंकि धड़ 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 कमेंट आते हैं, तब आता है मजा। आप बोलेंगे सर इसमें मजा क्या, हमारे नाम ही नहीं दिख रहे। मजा इसलिए आता है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सही है, 10 से 17 दिन जो थे, है ना, उस समय ये हो रहा था आवधिक आत्मसंयम। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। गोलियां रोजाना डैश दिनों के लिए ली जानी चाहिए। इन्हें माहवारी के प्रथम दिन से ही शुरू कर देना चाहिए। डैश दिनों के अंतराल के पश्चात इसे समान क्रम में दोहराना चाहिए। यानी कितने दिन तक लेनी चाहिए और कितने दिन तक रोक कर वापस से लेनी चाहिए। सोचिए, दीर्घ गर्भ निरोधक गोली कितने दिन तक लेनी चाहिए थी और फिर कुछ दिन के बाद रोकने के बाद फिर से स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। धड़ 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 आंसर आने चाहिए भैया, धड़ 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 धड़। ए क्या है और बी क्या है? टाइमर तो समाप्त हो ही गया है, आ गए धड़ 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 आंसर आ गए। 21 दिन तक लेनी चाहिए, 7 दिन तक रोककर फिर वापस से लेनी चाहिए। यस, बी आंसर, बिल्कुल सीधा था। नेक्स्ट, अगला, निम्न में से कौन सी पद्धति गर्भ निरोधक की स्पष्ट प्रक्रिया को प्रदर्शित नहीं करती? इसमें थोड़ा सा समय अगर लग जाए तो ले लेना, लेकिन सही करना। कौन सी पद्धति गर्भ निरोधक स्पष्ट प्रक्रिया को प्रदर्शित नहीं करती है? अंतःगर्भाशय युक्ति शुक्राणुओं के भक्षण की क्रिया को बढ़ाती है, शुक्राणुओं की गतिशीलता शुक्राणुओं के निषेचन क्षमता को कम करती है। हार्मोनल गर्भ निरोधक शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती है, अंडोत्सर्ग तथा निषेचन को रोकती है। शुक्रवाहक उच्छेदन शुक्र जनन को रोकती है, अवरोधक विधि निषेचन को रोकती है। दिमाग लगाओ, सोच समझकर, बहुत इजी है ये प्रश्न। सुमन कुमार ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, वेल डन तनु सिंह, बहुत ही बढ़िया। आजाद प्रजापति बिल्कुल सही है। चलिए, हालांकि टाइमर समाप्त हो गया और थोड़ा सा टाइम भी दे दिया। बेटा जरा देखना, इस तीसरे ऑप्शन को देखना। शुक्रवाहक उच्छेदन में आपने काट दिया था, किसको? शुक्रवाहक को। क्या शुक्रवाहक काटने से शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया बंद हो गई थी क्या? नहीं ना, शुक्राणु तो बनेंगे ना वृषण में। शुक्रवाहक उच्छेदन तो शुक्रवाहक में हो रहा था, वृषण में थोड़ा ना हो रहा था। तो भैया शुक्र जनन तो होगा, शुक्र जनन थोड़ी ना रोकेगी। तो करेक्ट आंसर इज सी। गलत पूछा था यहां पर, गलत, ये गलत है। समझ में आया? आखिरी प्रश्न आज का, निम्न में से कौन सा कथन शुक्रवाहक उच्छेदन के लिए गलत है? चलिए ये भी वापस से, शुक्रवाहक उच्छेदन, कौन सा कथन गलत है शुक्रवाहक उच्छेदन के लिए? जल्दी से बताइएगा। लॉजिकल क्वेश्चन था, यस, वो वाला लॉजिकल क्वेश्चन था, 7th वाला। ये वाला भी लॉजिकल क्वेश्चन है, देखते कितने बच्चे कर पाएंगे। सोच समझ कर करिएगा। 8th का थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा चाहिए। चेंज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, चेंज करो, चेंज करो भैया, अपने आंसर को चेंज करो। सोचो 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 सोचो, मानव जनन जिन्होंने पढ़ा है, सोचो 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 सोचो। बढ़ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, वोट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। चलो बेटा, शुक्रवाहक उच्छेदन में आपने किसको काटा था? सर शुक्रवाहक को काटा था, काटा था ना। कई बच्चों ने सी लगाया, शुक्रवाहक को काटा तथा बांधा जाता है। हाँ
सही थोड़ा ना पूछा है, कौन सा कथन गलत पूछा है मेरे भाई, गलत। ये तो सही है। क्या शुक्रवाहक उच्छेदन परिवर्तनशील था? मैंने बोला था, हमारी एनसीईआरटी बोल रही है परिवर्तनशील नहीं है, अपरिवर्तनशील है। ये भी सही है, ये भी सही है। शुक्रिय तरल में शुक्राणु नहीं पाए जाते, ये भी बोला था। वीर्य या शुक्रिय तरल में शुक्राणु नहीं पाए जाते। हाँ, अरे बाबू ये सीधा सीधा गलत नहीं हो गया क्या? अधिवृषण में शुक्राणु नहीं पाए जाएंगे। बाबू आप शुक्रवाहक को काट रहे हो, शुक्रवाहक से पहले तो अधिवृषण है, अधिवृषण में तो शुक्राणु मिलेंगे। ये बोल रहा है अधिवृषण में शुक्राणु नहीं मिलेंगे। अरे नहीं रे, मिलेंगे। शुक्रवाहक क्रॉस करके नहीं पहुंच रहे। खत्म, 8th का था बी। ये थे बेटा जी आज के सिंपल से 8 प्रश्न। पूरा टॉपिक पढ़ाया, पूरी क्वेश्चंस कराए, मजा आ गया होगा। लास्ट में जाते जाते रोज की तरह इसी तरीके से पढ़ना कि कल नीट का एग्जाम है, ढंग से पढ़ोगे, इसी तरीके से पढ़ोगे तो मजा आएगा। आई होप आज का ये लेक्चर रहा होगा जानदार, शानदार। तो शेयर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और एक ही लक्ष्य रखिएगा, क्या? सिर्फ और सिर्फ नीट। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।